नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज से हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं और इंडियन ज्योग्राफी के जितने भी टॉपिक आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं सभी को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जहां पर ज़रूरत होगी वहां पर हम लोग ट्रिक का भी उपयोग करेंगे और चीज़ों को लंबे समय तक याद रखने की कोशिश करेंगे। तो ये सीरीज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आपके जितने भी डाउट हैं वो सब आसानी से इन वीडियो से क्लियर हो जाने वाले हैं। तो आज हम लोग पहले टॉपिक को शुरू करते हैं, जो कि है भारत की भौगोलिक स्थिति। इसके अंतर्गत मैं आपको भारत का क्षेत्रफल बताऊंगा, भारत की स्थिति बताऊंगा, भारत के दूरस्थ बिंदु, भारत की सीमाएं जो कि पड़ोसी देशों से लगती हैं, भारत की जो भी चीज़ें हैं जैसे कि प्रादेशिक जल सीमा हो गई, इन सभी चीज़ों को भी हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करने की भी कोशिश करेंगे। तो आप इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिएगा। बाकी आप सीरीज की सभी वीडियो इस वीडियो के बाद जरूर देखेंगे, क्योंकि ये चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएंगी। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं भारत के कुल क्षेत्रफल की, जो कि है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये है भारत का कुल क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का स्थान है विश्व में वो है 7वां। तो आसानी से याद रखेंगे भारत के कुल क्षेत्रफल को, क्योंकि इसमें कुल 7 अंक हैं। कौन से? 3, 2, 8, 7, 2, 6, 3, मतलब 32,87,263 में 7 अंक आते हैं। और आपको पता है कि विश्व में जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कितना है? 7 है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि 7 अंक कौन कौन से हैं। तो स्टार्टिंग में एक 3 लिखा हुआ है और लास्ट में एक 3 लिखा हुआ है। जब आप भारत का मैप देखते हैं तो गुजरात साइड वाला जो स्थान है वो ऐसा लगता है जैसे उल्टा 3 लिखा हो। तो याद रखिएगा कि जो 7 अंक का नंबर है उसमें स्टार्टिंग में भी 3 है और लास्ट में भी 3 है। तो जब आपके सामने ऑप्शन आएगा तो आसानी से आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मैंने आपको बताया कि भारत का जो 7वां स्थान है, तो पहले 6 कौन से हैं? तो पहले 6 में आता है सबसे 1 नंबर पे रूस, 2 नंबर पे आता है कनाडा, 3 नंबर पे चीन, 4 नंबर पर अमेरिका, 5 नंबर पर ब्राज़ील, 6 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और 7वां भारत ही है। इनको याद रखने के लिए आपको एक लाइन याद रखनी है। वो लाइन है रुक चीन अब आ भारत। तो रुक में रू से हो जाएगा रूस, का से कनाडा, फिर चीन मैंने बोला तो तीसरे नंबर पर चीन, अब आ भारत तो छोटा आ से अमेरिका, बा से ब्राज़ील, और फिर मैंने बोला आ भारत। तो आ जो कि बड़ा आ है तो आ फॉर ऑस्ट्रेलिया, और फिर भारत 7वें नंबर पे। तो आप ऐसे आसानी से इनका क्रम भी याद रख सकते हैं। आप कंफ्यूज नहीं होंगे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि अमेरिका जो है वो अब से स्टार्ट हुआ, मतलब छोटा आ, तो छोटा आ फॉर अमेरिका हो गया और बड़ा आ फॉर ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। 4 नंबर पर अमेरिका है और 6 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। तो याद हो गया ना आपको ये भी। अब बात करते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो आपको पता ही है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर चीन आता है और तीसरे स्थान पर अमेरिका आता है। तो इसको किसी भी ट्रिक से बताने की ज़रूरत नहीं है। जो भारत का विस्तार है वो उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम तक का जो विस्तार है वो है 2933 किलोमीटर। आसानी से याद कर लेंगे इन नंबर को भी हम लोग। उत्तर से दक्षिण को याद करते हैं सबसे पहले, तो उत्तर की बात हो रही है। उत्तर मतलब आंसर भी होते हैं, और आंसर कब देते हैं? जब हमारे दिमाग की बत्ती जलती है ना। जब हमारे दिमाग की बत्ती जलती है तब हम लोग उत्तर देते हैं। तो 32 फॉर 32। और दक्षिण को याद करने के लिए कर लेते हैं दक्षिणा। तो मोटी दक्षिणा कहाँ पर मिलती है? जो कि फोर्ट में निवास करते हैं, मतलब जो महलों में रहते हैं। महल मतलब फोर्ट। वो जाहिर सी बात है पंडित जी को मोटी दक्षिणा देंगे, तो फोर्ट में रहने वाले दक्षिणा अच्छी देते हैं, तो फोर्ट फॉर 14। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक कितना है? 3214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम के विस्तार को याद रखने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि यहाँ पर देखिए पूर्व जो है वो भी पा से स्टार्ट होता है और पश्चिम जो है वो भी पा से स्टार्ट होता है। और यहाँ पर देखिए 2933 में शब्द क्या लिखा हुआ है? 2933। मतलब ये कह सकते हैं कि दोनों सेम हैं। दोनों से आपको क्लियर हो जाएगा 2 और 9, और सेम क्या है? 3 है ना। दोनों एक जैसे हैं, जैसे कि पूर्व और पश्चिम पा से स्टार्ट होता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? दोनों सेम है। तो 2 और 9, और सेम कौन से हैं? 3। तो याद रखिएगा 2933 किलोमीटर। वैसे ऑप्शन में हमारे सामने रहता है तो आसानी से चीज़ें टिक हो जाती हैं। तो ये चीज़ें भी आपको याद हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो भारत है
भारत में कुल 43% जो भाग है वो मैदान है तथा 29.3% भाग जो है उसमें पर्वत और पहाड़ियाँ आती हैं और 27.7% भाग पर पठार स्थित है। तो इनको भी आसानी से याद रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए मैदान शब्द लिखा हुआ है और मैदान से याद आता है खेल का मैदान। तो खेल के मैदान में जो दर्शक बैठे होते हैं जब खेल अच्छा चल रहा होता है तो क्या करते हैं, ताली बजाते हैं, है ना। जब मैदान में अच्छा खेल चल रहा होता है तो दर्शक ताली बजाते हैं, तो ताली फॉर 43। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भारत के 43% भाग पर क्या है, मैदान है। अब बात करते हैं पर्वत और पहाड़ियों की जो कि 29.3% पर है। तो केवल 29 को याद करेंगे और जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है उसको याद नहीं करेंगे, बाकी हमारे सामने जो अब ऑप्शन होगा तो क्लियर हो जाएगा। अब पर्वत और पहाड़ी की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कि दोनों के दोनों ऊंचे होते हैं और उन्नति जो है ये भी लोग सोचते हैं कि एकदम ऊंचाइयों तक पहुँचे। जैसे कि पर्वत और पहाड़ियाँ ऊंची होती हैं वैसे ही लोग उन्नति करना चाहते हैं, तो उन्नति फॉर 29। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पर्वत और पहाड़ियाँ कितने प्रतिशत पर हैं, 29.3% पर हैं। अब पठार को याद करना है तो पठार को याद करने के लिए पत्थर कर लेते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर किसी को पत्थर मारेंगे तो सता रहे हैं, तो सताना फॉर 27। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 27.7% भाग पर पठार स्थित है। तो ऐसे हम लोग नंबर्स को भी बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं जो कि हमारे दिमाग को काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और फिर बाद में हमको दिक्कत होती है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। मतलब पूरे विश्व का जितना क्षेत्रफल होगा उसमें से 2.42% भारत का है। ठीक है, और अगर बात करें भारत की जनसंख्या की तो संपूर्ण विश्व के जनसंख्या का 17.5% है और ये जो 17.5% है ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। मतलब 17.5% जनसंख्या पूरे विश्व की भारत में निवास करती है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप याद रखिएगा। भारत में वर्तमान में आपको पता ही है कि 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दादरा नगर हवेली और दमन दीप 2020 में 26 जनवरी 2020 को एक हो गए हैं, जिस कारण से जो केंद्र शासित प्रदेश की संख्या थी वो 9 से घटकर 8 हो गई है। तो ये कोई अलग से मैं नहीं बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपको पता हैं। मैंने कई बार कई सारी वीडियो में आपको ये चीज़ें बताई हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भारत के 7 पूर्वी राज्य की जिनको 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। वो राज्य हैं असम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इनको 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा राज्य जो है वो 7 सिस्टर में शामिल नहीं है, या फिर ऐसे बोला जाए कि कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का हिस्सा नहीं है। ऐसे आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है और एक अलग राज्य का नाम रख दिया जाता है तो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो हम लोग इनके नामों को भी याद कर लेते हैं, मतलब ये याद कर लेते हैं कि 7 सिस्टर में कौन कौन से राज्य आते हैं। तो उसको याद रखने के लिए आपको एक लाइन याद रखनी पड़ेगी। वो लाइन है एटीएम आना मम्मी। क्या लाइन है? एटीएम आना मम्मी। तो एटीएम में ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम में से हो जाएगा मेघालय, आ से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मम्मी में माँ से मणिपुर और मी से मिजोरम। तो आप ऐसे 7 सिस्टर के नाम भी आसानी से याद रख सकते हैं। तो आपके सामने जो प्रश्न है तो उसका उत्तर आप समझ ही गए होंगे कि इसका उत्तर कौन सा है, सिक्किम। मतलब कि जो सिक्किम है वो 7 सिस्टर में नहीं आता। तो ऐसे एग्जाम में आपसे कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय जो उपमहाद्वीप है ये मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे गोंडवाना लैंड कहा जाता है। ठीक है, मैं आपको गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के बारे में एक अलग सी छोटी सी वीडियो बनाकर दे दूंगा, तो वहां से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भारत के आकृति की। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भारत की आकृति कैसी है। तो जो भारत की आकृति है वो चतुष्कोणीय है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग भारत की स्थिति व विस्तार की, और साथ ही साथ हम लोग चर्चा करेंगे कि भारत में समय का निर्धारण कैसे होता है। तो आपको पता है कि जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर में स्थित है। आप मैप में देख रहे हैं कि ये जो मैप है इसके ऊपर का भाग क्या कहलाता है,
उत्तरी गोलार्ध और नीचे का भाग क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध है। और अगर ऐसे जो देशांतर वाली लाइनें खींच जाती है तो इधर का साइड जो कहलाता है वो पूर्वी देशांतर कहलाता है और इधर का जो हिस्सा है वो पश्चिमी देशांतर कहलाता है। मैंने आपको विश्व भूगोल में ये चीज़ें अच्छे से बताई हैं। तो जो देख रहे हैं आप कि भारत जो है कहाँ पर स्थित है, इस स्थान पर स्थित है। जाहिर सी बात है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत का जो मुख्य भाग है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत स्थित है। अगर इनको याद रखना है कि कहाँ से कहाँ तक है, मतलब कौन से अक्षांश से लेकर कौन से अक्षांश तक है और कौन से देशांतर से लेकर कौन से देशांतर तक है, तो इसको याद रखने के लिए आप इन नंबर को एक दूसरे के नीचे लिख लीजिए। 8 डिग्री 4 मिनट के नीचे आप लिख लीजिए 37, दो अंक रखेंगे, और 68 के नीचे आप लिख लीजिए 97। अब देखिए कि 7 1 कितना होता है, 8, 3 1 4, ठीक है। तिर्यक साइड अगर आप देखेंगे तो +1 करेंगे तो 3 1 4 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा। दूसरे वाले में देखिए ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो 6 1 7 और 8 1 9, तो सिंपल सा +1 करेंगे तो आपके सामने जो ऑप्शन +1 में सही बैठेगा वही सही जवाब होगा, ठीक है। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा तो आप ऐसे याद रख लेंगे बहुत ही आसानी से। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि भारत में समय का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो आपको पता है कि पूरे विश्व में जो समय का निर्धारण है वो किया जाता है जीएमटी से। जीएमटी मतलब ग्रीनविच मीन टाइम। इसके आधार पर संपूर्ण विश्व में समय का आकलन किया जाता है। और जब विश्व भूगोल की वीडियो हम लोगों ने देखी थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री देशांतर रेखा बराबर 4 मिनट होते हैं। तो 15 डिग्री देशांतर रेखा बराबर कितना हो गया, 60 मिनट, ठीक है। 1 डिग्री देशांतर 4 तो 15 गुणे 4 बराबर 60 मिनट, मतलब 1 घंटा। 0 डिग्री देशांतर रेखा मतलब कि समय रेखा से आगे जो देश होते हैं, मतलब पूर्वी देशांतर में जो देश स्थित होते हैं उनके लिए समय प्लस होता है, और जो पश्चिमी देशांतर मतलब 0 डिग्री देशांतर से पीछे होते हैं देश, उनके लिए समय माइनस होता है। जब भी समय निकालते हैं तो आप याद रखिएगा कि जो पूर्व साइड है यानी 0 डिग्री देशांतर से जो पूर्व में देश स्थित हैं उनके लिए प्लस, और जो पश्चिम में स्थित हैं उनके लिए माइनस। बस अगर आपको इतनी चीज़ें पता है तो चाहे किसी भी देश का आपसे पूछ लिया जाए देशांतर देकर तो आप आसानी से क्लियर कर लेंगे कि वहाँ पर कितने बज रहे होंगे। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि कैसे इन चीज़ों को निकाल सकते हैं। मैंने आपको पहले ही एक चीज़ बताया है कि 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट और 15 डिग्री देशांतर बराबर 60 मिनट होते हैं। तो ऐसा समझिए कि कोई भी देश है या फिर 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है वहाँ पर रात्रि के 12 बजे हुए हैं, ठीक है। रात को 12 बजे हुए हैं 0 डिग्री देशांतर पर। तो अगर पूर्वी देशांतर की बात करें, ठीक है, तो पूर्वी देशांतर में मान लीजिए कोई भी देश 15 डिग्री देशांतर में स्थित है पूर्व साइड, तो 15 डिग्री देशांतर में है मतलब 60 मिनट आगे होगा। अर्थात जब रात्रि के 12 बज रहे हैं 0 डिग्री देशांतर पर, तो यहाँ पर यानी 15 डिग्री देशांतर में जो देश स्थित है पूर्व साइड, वहाँ पर रात्रि के 1 बज रहे होंगे, ठीक है। अगर कोई देश 30 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है तो वहाँ पर रात्रि के 2 बज रहे होंगे, और अगर 45 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है तो वहाँ पर रात्रि के 3 बज रहे होंगे। मैंने आपको बताया है 15 डिग्री बराबर 1 घंटा होता है, तो ऐसे टाइम बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर कोई भी देश 0 डिग्री देशांतर के पीछे मतलब पश्चिमी देशांतर पर स्थित है, तो मान लीजिए 15 डिग्री पर स्थित होगा तो 1 घंटे पीछे यानी कि रात्रि को 12 बज रहे हैं अगर 0 डिग्री देशांतर पर, तो 11 बज रहे होंगे 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर। और अगर कोई 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर में स्थित है तो वहाँ पर 10 बज रहे होंगे, और कोई 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थित है तो वहाँ पर 9 बज रहे होंगे। तो आप ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं कि भारत में क्या टाइम होता है। आपको पता है कि जो भारत है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो 82.5 को आप 4 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 330। 300 मतलब कि 5 घंटे हो गया, 6 पंचे 30, 5 घंटे, और ये 30 मतलब 3 मिनट। तो अगर रात्रि के 12 बज रहे हैं 0 डिग्री देशांतर पर, तो भारत में कितना बज रहे होंगे, 5:30 भोर का टाइम, ठीक है। तो आप ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं कि जो भारत का समय है वो ग्रीनविच मीन टाइम यानी 0 डिग्री देशांतर से 5.5 घंटे आगे होता है। क्यों आगे होता है, क्योंकि पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अगर भारत पश्चिमी देशांतर पर स्थित होता तो 5.5 घंटे पीछे होता। तो ये तरीका होता है किसी भी देश का समय निकालने का।
ठीक है। और अगर आप एग्जाम सेंटर में जाकर ये भूल जाते हैं कि किधर साइड से प्लस करना है और किधर साइड माइनस करना है, तो सिंपल से याद रखिएगा कि जिधर सूर्य पहले निकलेंगे उधर समय शुरू हो जाएगा, तो उधर प्लस करना है। मतलब सूर्य जो है पूर्व दिशा से निकलते हैं तो पूर्व में प्लस करना है। ठीक है, तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं। और अगर बात करें कि भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है, तो आपको पता है कि जो भारत का मानक समय है वो प्रयागराज के नैनी से लिया गया है। अगर आपको याद नहीं है तो आप ऐसे याद रखिएगा कि समय देखने के लिए हम लोग नैनों का उपयोग करते हैं। नैन मतलब आँख होता है ना, नैन, चक्षु, लोचन, ये सब आँख के पर्यायवाची हैं। तो नैन से समय देखते हैं, तो भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? प्रयागराज के नैनी से। यहीं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जिसको मैंने आपको बताया याद करने के हिसाब से कि 82.5 इंटू 4 होता है 330। मतलब कि जो भारत का मानक समय है 5.5 घंटे आगे है। कहाँ से? लंदन के ग्रीनविच शहर से। जो 0 डिग्री पूर्वी देशांतर है ना, वो लंदन के ग्रीनविच शहर से ही निकली हुई है। ठीक है, तो ऐसे हम लोगों ने निकाला था। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है जिससे भारत के समय का निर्धारण होता है, वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा। ठीक है, अगर आपको इनके नाम याद रखने हैं तो सिंपल से एक लाइन याद रखिएगा। वो लाइन है, उमा ऐसी चलते उड़ गई। चलते और गई शब्द को हटा दीजिएगा, बाकी आपको नाम याद हो जाएंगे। ऊ से उत्तर प्रदेश, माँ से मध्य प्रदेश, ए से आंध्र प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़ और उड़ने से ओडिशा। तो आप ऐसे इन नामों को भी याद रख सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत को 2 टाइम जोन मानने चाहिए, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं, मतलब कि जो 7 सिस्टर वाले राज्य मैंने आपको बताए थे, वहाँ पर 4 बजे ही सुबह हो जाती है, क्योंकि पूर्व साइड है तो जाहिर सी बात है सूर्य भगवान पहले दिखने शुरू हो जाते हैं। बाकी जो हिस्से हैं वहाँ पर लगभग 6 बजे यहाँ पर क्या होता है, सुबह होती है। यही कारण है कि वैज्ञानिक बोलते हैं कि भारत को 2 टाइम जोन मानने चाहिए, ना कि एक। लेकिन फिलहाल जो भारत सरकार है वो एक ही टाइम जोन मानती है। अच्छा, आप कमेंट करके बताइएगा कि विश्व में कुल कितने टाइम जोन हैं और उनमें से सर्वाधिक टाइम जोन किन 2 देशों के पास हैं, वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको नहीं पता है तो हमारी विश्व भूगोल वाली वीडियो को देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भारत के दूरस्थ बिंदु की। तो जो भारत का उत्तरी दूरस्थ बिंदु है उसको बोलते हैं इंदिरा काल, जो कि 37 डिग्री 6 मिनट पर स्थित है। ठीक है, सियाचिन लद्दाख में ये पॉइंट पड़ता है, तो इसको इंदिरा काल बोलते हैं। नॉर्मली अगर आपको याद रखना है कि उत्तरी बिंदु का नाम क्या है, तो ऐसे याद रखिएगा कि जो आतंकवादी होते हैं ज़्यादातर उत्तर साइड से ही आते हैं, पाकिस्तान साइड से आते हैं। तो जो हमारे फौजी भाई हैं ये उनके लिए काल बन जाते हैं। ठीक है, उत्तर में जो आतंकवादी हैं उनके लिए हमारे फौजी भाई काल बन जाते हैं। काल मतलब यमराज बन जाते हैं, मार गिराते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि उत्तरी दूरस्थ बिंदु को क्या बोलते हैं? इंदिरा काल बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें दक्षिणी दूरस्थ बिंदु की, तो उसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट में स्थित है अंडमान निकोबार में। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसके कुछ अन्य नाम भी हैं। पार्सन पॉइंट के नाम से भी इसको जाना जाता है, लॉ ही चिंग के नाम से भी जाना जाता है और पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ये नाम भी साथ में याद रखिएगा। अगर आपको याद नहीं होता है कि दूरस्थ बिंदु जो दक्षिण साइड है उसको क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर देखिए इंदिरा में आपको शब्द मिल जाएगा इंद्र और दक्षिण में आपको शब्द मिल जाएगा दक्षिण, मतलब छीनने की बात हो रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक बार कर्ण के पास इंद्र भगवान गए थे और कर्ण का कवच कुंडल छीन लिया था, या फिर ऐसा कहिए कि दान के रूप में कवच कुंडल मांग लिया था। किससे? कर्ण से। तो आप ऐसे याद रखिएगा किसने मांगा था? इंद्र ने। छीन लिया था या फिर दक्षिणा के रूप में मांग लिया था, तो दक्षिण आपको याद हो जाएगा कि दक्षिण का दूरस्थ बिंदु क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं पश्चिमी दूरस्थ बिंदु की, जो कि गुहार मोती के पास पड़ता है सरक्रीक गुजरात में, जो कि 68 डिग्री 7 मिनट में पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए सरक्रीक में आपको सर शब्द मिल जाएगा और पश्चिम साइड वाला है तो पश्चिम में आपको पक्षी शब्द मिल जाएगा। तो जो पक्षी हैं वो सर के ऊपर से ही जाते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पश्चिमी दूरस्थ बिंदु कौन सा है? सरक्रीक है।
अब बचता है केवल और केवल पूर्वी दूरस्थ बिंदु, जो कि है किबीथु, 97 डिग्री 25 मिनट में स्थित है। अगर ऑप्शन में किबीथु नहीं होते हैं तब ऑप्शन में होगा वालांगू। ठीक है, तो दो में से एक ही होंगे। ऐसे आपको नाम याद रखना है, तो ऐसे याद रखिए कि ये जो दोनों नाम हैं थोड़े से अलग लग रहे हैं, जैसे कि चाइना टाइप के। ठीक है, तो आपको पता है पूर्व साइड में चाइना देश स्थित है, तो सिंपल सा आप याद रखिएगा। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट भी आसानी से याद हो चुके हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भारत के सीमावर्ती और पड़ोसी देशों की। तो भारत के सीमावर्ती देश, या फिर ये कहिए कि भारत के स्थलीय सीमा वाले देशों की जो संख्या है वो 7 है, जिनमें पाकिस्तान भी आता है, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये 7 देश आते हैं जिससे भारत की स्थलीय सीमा लगती है। ठीक है, और अगर बात करें कि भारत के कुल पड़ोसी देश कितने हैं, तो उसमें सीमावर्ती देश भी आ जाएंगे और जलीय सीमा वाले देश भी आ जाएंगे। तो पड़ोसी देशों की जो संख्या हो जाएगी वो 11 हो जाएगी। नॉर्मली आपको बुक में 9 मिलती है। ठीक है, 9 कौन कौन से हैं पहले मैं वो बता देता हूँ, और 2 कौन से अलग हैं जिनसे जलीय सीमा भी लगती है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो 7 ये देश हो गए जिससे सीमावर्ती देश लगती है। कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। 2 देश हो गए श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, ये भी पड़ोसी देश हैं। और 2 और देश हैं, वो है इंडोनेशिया और थाईलैंड। इनसे भी भारत की जलीय सीमा लगती है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कुल ऐसे कितने देश हैं जिससे भारत की जल और स्थल दोनों की दोनों सीमाएं लगती हैं, तो वो 3 हैं, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। ठीक है, तो आप चाहें तो इस पॉइंट को भी याद रख सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि भारत के 18 यानी 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख हैं, इनकी सीमाएं पड़ोसी देशों के साथ लगती हैं। ठीक है, वो लिस्ट आपको मिल जाएगी कि किस राज्य की सीमा किसके साथ लगती है, जब हम लोग आगे चर्चा करेंगे। मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर की सीमा टच होती है, जिसमें भारतीय राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। दूसरा है चीन, जिसके साथ 3488 किलोमीटर की सीमा लगती है, जिसमें लद्दाख, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश की सीमा टच होती है। पहले जम्मू कश्मीर टच होता था, लेकिन अब लद्दाख बन गया है, तो लद्दाख टच होता है। और साथ ही साथ उत्तराखंड भी इससे टच होते हैं। तीसरा है पाकिस्तान, जिसके साथ सर्वाधिक सीमा लगती है 3 नंबर पे 3323 किलोमीटर, जिसमें भारतीय राज्य गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की होती है। ठीक है, इसके बाद नेपाल है चौथे नंबर पर 1751 किलोमीटर के साथ, जिससे भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। फिर म्यांमार है 1643 किलोमीटर की सीमा इससे लगती है, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश की। फिर भूटान है, जिससे 699 किलोमीटर की सीमा लगती है, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल की। और लास्ट बचता है अफगानिस्तान, जिससे सबसे कम 106 किलोमीटर की सीमा लगती है, वो है लद्दाख की। या फिर ये बोलिए कि पीओके की, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की बात कर लें। ठीक है, जो कि नॉर्मली लद्दाख का हिस्सा है, तो ये जो है यही अफगानिस्तान के साथ टच होता है 106 किलोमीटर में। और अगर आपको ये याद रखना है कि किस देश के साथ कौन से क्रम में सीमा टच होती है, तो उसके लिए आपको एक लाइन याद रखनी पड़ेगी। वो लाइन है, मैंने बचपन से एमबीए किया, जिसमें बचपन और एमबीए को ध्यान में रखना है। जिसके साथ आपको एक और चीज़ याद हो जाएगी, भारत के सीमावर्ती या फिर स्थलीय देशों के नाम भी। तो बचपन में बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, एम से म्यांमार, फिर बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। तो बचपन में जो बा है, बा से बांग्लादेश जो है इसके साथ सबसे ज़्यादा सीमा। इसके बाद दूसरे नंबर पे चीन है, इसके साथ सीमा टच होती है। फिर पाकिस्तान है, फिर नेपाल है और सबसे अंत में अफगानिस्तान है, इससे सबसे कम यानी 106 किलोमीटर की सीमा टच होती है। ठीक है, तो आप चाहें तो ऐसे भी इनके नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि पड़ोसी देशों से लगा हुआ सबसे संबद्ध राज्य कौन सा है। जैसे मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश के साथ असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है, लेकिन सबसे ज़्यादा किस राज्य की सीमा लगती है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नॉर्मली आपको बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो बांग्लादेश के साथ जो सबसे ज़्यादा सीमा लगती है वो है पश्चिम बंगाल की, चीन के साथ लद्दाख की लगती है, पाकिस्तान के साथ राजस्थान की लगती है, नेपाल के साथ बिहार, म्यांमार के साथ मिजोरम
मिजोरम, भूटान के साथ असम और अफगानिस्तान के साथ लद्दाख की सीमा लगती है। तो आप चाहें तो साथ ही साथ इन चीज़ों को भी याद रख सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको बोला जाता है मैकमोहन सीमा रेखा। ठीक है, यह जो सीमा रेखा है इसका निर्धारण 1914 में शिमला में किया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है तो सही जवाब क्या होगा? मैकमोहन सीमा रेखा। सेम ऐसे ही भारत और अफगानिस्तान के बीच एक सीमा रेखा है जो है डूरंड सीमा रेखा, जिसका निर्धारण 1896 में सर डूरंड द्वारा किया गया था। अब यह रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। हालांकि अफगानिस्तान जो है वो लद्दाख से थोड़ा सा टच होता है, तो वहाँ पर भारत के साथ भी है। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ सीमा रेखा है, जो कि 15 अगस्त 1947 को सर सीजे रेड क्लिफ द्वारा निर्धारित किया गया था। तो यहाँ से आपको 3 चीज़ें पता चल गई कि भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है, भारत अफगानिस्तान और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है, और साथ ही साथ भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ सीमा रेखा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको साथ में याद रखनी है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो भारत है उसका सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी कौन सा है, तो वो है श्रीलंका। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको साथ में याद रखना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा की। भारत जो है वो हिंद महासागर में सबसे लंबी तटरेखा वाला देश है। दुनिया के सभी देशों को समुद्री अधिकार प्राप्त हैं। 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक बैठक की गई थी, जिसके अंतर्गत UNCOLOS के जो सदस्य देश थे, मतलब UNCOLOS का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ, इसके जो सदस्य देश थे उनको 4 प्रकार के अधिकार दिए गए थे। ठीक है, जिनमें मुख्य रूप से 3 थे और जो चौथा था वो सभी के लिए था। तो भारत के लिए भी वही चीज़ लागू होगी। तो मैं आपको बता दूं कि उनमें से पहला था भारत की या फिर किसी भी देश की प्रादेशिक जल सीमा या फिर समुद्री सीमा, जो कि उस देश के प्रादेशिक जल सीमा तटरेखा से, मतलब उस देश की तटरेखा से 12 NM की दूरी तक होता है। NM मतलब क्या होता है? न्यूटिकल मील, मतलब समुद्री मील, जो कि 1 NM बराबर होता है 1.85200 किलोमीटर। तो चाहे बात करें भारत की या फिर किसी भी देश की, तो उसके तट से 12 NM की जो दूरी होती है वहाँ तक उस देश को पूर्ण अधिकार होता है। ठीक है, तो भारत को भी 12 NM तक पूर्ण अधिकार है, उतने में वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, कोई भी रोक टोक नहीं है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है अविच्छिन्न मंडल या फिर संलग्न क्षेत्र भी इसको बोलते हैं। इसकी जो दूरी होती है वो आधार रेखा मतलब तट की बात हो रही है, तट से कितनी होती है? 24 NM तक। मतलब 12 कौन सा हो गया? प्रादेशिक जल सीमा वाला, प्लस 12 तो 24 NM हो गया। इस क्षेत्र में जो कोई भी देश है वो अपना राजकोषीय अधिकार, सीमा शुल्क, प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित अधिकार उसको दिया जाता है। अगर बात करें भारत की, तो भारत को भी 24 NM तक राजकोषीय अधिकार है, सीमा शुल्क एकत्रित करने का अधिकार है और प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित अधिकार दिए गए हैं। ध्यान बस आपको इतना देना है कि 12 जो प्रादेशिक जल सीमा था वो भी इसमें इंक्लूड है। 12 + 12 24 है, ना कि 12 के बाद 24 है। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है वो आधार रेखा से 200 NM तक होता है। फिर से आपको ध्यान देना है कि 12 कौन सा? प्रादेशिक जल सीमा वाला, उसके बाद 12 अविच्छिन्न मंडल वाला, तो 24 हो गए, और फिर अतिरिक्त 176, तो टोटल 200 NM हो गया। तो 200 NM तक इस क्षेत्र के अंतर्गत सभी देशों को खनिज संपदा, सागरी जल शक्ति, सागरी जीव आदि के सर्वेक्षण, विदोहन, संरक्षण या फिर वैज्ञानिक अनुसंधान या फिर नए द्वीपों के निर्माण का अधिकार है। ठीक है, मतलब जैसे कि भारत है ना, तो भारत अपने 200 NM तक ये चीज़ें कर सकता है, दूसरा देश उसके अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझिएगा। और मैं आपको बता दूं कि भारत का जो अनन्य क्षेत्र है वो लगभग 2.20 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। एक चीज़ आपको और याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा तेल एवं प्राकृतिक गैस का जो क्षेत्र है लगभग 65% क्षेत्र इसी के अंतर्गत आता है। तो ये चीज़ें आपको जाननी जरूरी हैं।
इसके बाद जो चौथा पॉइंट होता है वो बोला जाता है उच्च सागर क्षेत्र। तो जो कोई भी देश है वो 200 एनएम के बाद जो भी क्षेत्र बचता है उसका वो कहा जाता है उच्च सागर क्षेत्र, और इस पर सभी राष्ट्रों का अधिकार होता है। तो जैसे भारत को ही देख लें तो भारत के 200 एनएम के बाद सभी राष्ट्रों का अधिकार है, ना कि वो भारत के हिस्से में है, ठीक है, ना ही किसी देश के हिस्से में है, वो सभी के हिस्से में आता है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। थोड़ा सा नॉर्मली मैं आपको समझा देता हूँ कि 12 एनएम तक प्रादेशिक जल सीमा है, 12 + 12 यानी 24 एनएम तक संलग्न क्षेत्र मंडल है, 24 + 176 यानी 200 एनएम तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, और 200 एनएम से अधिक वाला जो क्षेत्र है उसको उच्च सागर बोलते हैं। इस पर सभी देशों का अधिकार होता है। तो इतनी चीज़ें आपको समझनी है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कर्क रेखा पर स्थित भारतीय राज्यों की। तो आपको पता है कि कर्क रेखा लगभग भारत के बीचों बीच से गुजरती है, ठीक है। आपने ग्लोब में पढ़ा था कि जो ग्लोब के बीचों बीच रेखा खींची जाती है उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। 23.5 डिग्री नॉर्थ में खींची गई रेखा को बोलते हैं कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री साउथ में खींची गई रेखा को बोलते हैं मकर रेखा। तो जो कर्क रेखा होती है वो लगभग भारत के बीचों बीच से गुजरती है, जिसमें आता है गुजरात राज्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी इन राज्यों की संख्या कितनी है? 8। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि भूमध्य रेखा भारत की कितनी दूरी से गुजरती है, तो मैं आपको बता दूं कि जो भूमध्य रेखा है वो 876 किलोमीटर दूरी से गुजर जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगर आपको इन राज्यों के नाम याद रखने हैं कि किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो उसके लिए आपको एक लाइन याद रखनी पड़ेगी, गमछा झार मित्र पर। तो गमछा में गा से हो जाएगा गुजरात, मा से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, फिर झार मित्र पर झार फॉर झारखंड, मित्र में मी से हो जाएगा मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल और रा से राजस्थान। तो इस तरीके से आप कर्क रेखा पर स्थित राज्यों के नाम भी याद रख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि भारत की कुल स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर। इसके अलावा जो कुल तटीय भाग की लंबाई है वो है 7516.6 किलोमीटर, परंतु कुल मुख्य भूमि की जो लंबाई है वो होती है 6100 किलोमीटर, ठीक है। जो मुख्य भूमि है उसके तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है, लेकिन अगर जो द्वीप हैं उनके भी तटीय भाग की लंबाई जोड़ दी जाए तो टोटल कितना हो जाता है? 7516.6 किलोमीटर हो जाते हैं। तो अगर बात करें कि भारत के सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर प्लस 7516.6 किलोमीटर, मतलब टोटल हो जाएगा 22,716.6 किलोमीटर। ये है कुल सीमा की लंबाई, स्थल प्लस जल, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो वो होगा गुजरात, ठीक है, और दूसरे स्थान पर होगा आंध्र प्रदेश। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तब होगा अंडमान निकोबार, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा अंडमान निकोबार की तटीय लंबाई है, उसके बाद गुजरात की है। लेकिन राज्य पूछा जाएगा तो 1 नंबर पर गुजरात आएगा, लेकिन राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों में से अगर पूछा जाता है तो सबसे 1 नंबर पर कौन सा आएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भारत के 4 ऐसे राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की जिनकी सीमाएं 3 देशों के साथ लगती हैं। तो सबसे पहला लद्दाख है, जिसकी सीमा पाकिस्तान के साथ भी लगती है, अफगानिस्तान के साथ भी लगती है और चीन के साथ लगती है। तो 3 देशों के साथ लद्दाख की सीमा लगती है। दूसरा है सिक्किम, जिसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है, चीन के साथ लगती है और भूटान के साथ लगती है। तीसरा है पश्चिम बंगाल, जिसकी सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ लगती है। और फिर है अरुणाचल प्रदेश, इसकी भी सीमा भूटान, म्यांमार और चीन के साथ लगती है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। 3 से मुझे याद आया कि जो भारत है वो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, जिस कारण से भारत को प्रायद्वीप बोलते हैं, है ना। अगर 3 तरफ से समुद्र से घिरा हो तो प्रायद्वीप बोला जाता है। आपको ये पता है कि भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, भारत के पश्चिम में अरब सागर है और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। इसी कारण भारत को प्रायद्वीप बोला जाता है। अब हम लोग बात करते हैं भारत के महत्वपूर्ण चैनल की, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 8 डिग्री चैनल की, जो कि स्थित है मालदीव व मिनिकॉय के बीच। 9 डिग्री चैनल जो कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच स्थित है।
10 डिग्री चैनल जो कि अंडमान निकोबार को अलग करता है एक दूसरे से। ग्रेट या कि महान चैनल जो है वो सुमात्रा द्वीप यानी जो कि इंडोनेशिया का है और साथ ही साथ निकोबार को एक दूसरे से अलग करता है। फिर बात करते हैं पाक जलडमरू मध्य की, जो कि भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करता है। इसको आप ध्यान रखिएगा कि पाक लिखा हुआ है, पाक से पाकिस्तान नहीं होगा, बल्कि यह भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करता है। फिर आता है कोको द्वीप, जो कि कोको द्वीप म्यांमार का है। ये म्यांमार को भारत के उत्तरी अंडमान से अलग करता है, ठीक है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि कोको द्वीप व उत्तरी अंडमान को एक दूसरे से अलग करता है। फिर बात करते हैं डंकन पास की, जो कि दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को एक दूसरे से अलग करता है। और फिर है मन्नार की खाड़ी, जो कि दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करता है। और एक और पॉइंट है सर क्रीक, जो कि भारत व पाकिस्तान के मध्य विवादित क्षेत्र है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये लगभग 96 किलोमीटर का है। कच्छ के रण का दलदली क्षेत्र जो है उसी को बोला जाता है। और यहाँ पर भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है, तो ये चीज़ को भी आप याद रखिएगा। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा पांडुचेरी के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी अलग चीज़ है, तो इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। जो पांडुचेरी है वो पहले फ्रांस के अधीन था। इसे 14वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था। ये मैंने आपको संविधान संशोधन में भी अच्छे से याद करवाया है। अगर आपने संविधान संशोधन की वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप उस वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको 1 नंबर मिलने पक्के हैं, ठीक है। तो जो पांडुचेरी है इसका फैलाव 3 राज्यों में है, ठीक है। मतलब है तो एक ही नाम पांडुचेरी, लेकिन ये पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों तक फैला हुआ है। पहला जो पांडुचेरी मुख्य है यह तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, ठीक है। मैप में आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पर यह स्थित है। इसके बाद इसका जो दूसरा जिला होता है वो है कराईकल। ये भी तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, लेकिन थोड़ी सी दूर यहाँ पर। और फिर यनम है। यनम जो तीसरा जिला है ये आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है यहाँ पर। और चौथा जो लास्ट जिला है माहे, ये केरल की सीमा पर स्थित है, मतलब यहाँ पर। तो देखिए वैसे तो नाम के लिए एक ही केंद्र शासित प्रदेश है पांडुचेरी, लेकिन फैला 3 राज्यों के क्षेत्रों में है, ठीक है। तो आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। अब कुछ और चीज़ें महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा फैक्ट, वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ और फिर वीडियो को हम लोग ख़त्म करते हैं। तो जो सबसे पहला फैक्ट है वो ये है कि जो चुंबकीय विषुवत रेखा है वो दक्षिण भारत के त्रिवेंद्रम से गुजरती है, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि तट रेखा वाले जो भारतीय राज्य हैं इनकी संख्या 9 है। कैसे याद रखेंगे? तो ऐसा समझिए कि तट रेखा वाले मतलब समुद्री तट पास में है, तो जाहिर सी बात है नाव से समुद्र में घूमते होंगे, नाव फॉर नाव। तो वो राज्य कौन कौन से हैं? तो एक है गुजरात, फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि अगर राज्य पूछा जाएगा तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। और दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश आएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में अंडमान निकोबार होता है तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य व केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा? अंडमान निकोबार होगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो मैंने आपको बता ही दी है। बाकी आपको पता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो वो राजस्थान है। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो वो गोवा है, ठीक है। तो इस तरीके से अपना ये वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके बताना है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसका फुल MCQ टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट क्विज और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं इसका टोटल का टोटल क्विज करवा दूंगा, ठीक है। जो भी वीडियो यहाँ पर अपलोड होते हैं सभी के क्विज वहाँ पर सॉल्व किए जाते हैं। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम में सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट और आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको सभी PDF मिल जाएंगी, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जिससे उनकी भी मदद हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।